आज के जो हमारे गेस्ट हैं रमेश जी सोनी लास्ट काफ़ी समय से बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। पार्षद की इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है अभी तक अपने राजनीतिक कार्यकाल में। और अजमेर जो कि एक ऐसा ज़िला है जहां से विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए, सांसद, मंत्री जो अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भाजपा को बहुमत दिलाने में और अपनी जीत को कायम रखने में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं रमेश जी सोनी, हम इन्हीं से जानेंगे इन्हीं के बारे में कि इन्होंने अपना जो जीवन है वो कहाँ से स्टार्ट किया, राजनीतिक में जब अपना जीवन प्रारंभ किया तो किस माइंडसेट के साथ ये राजनीति में आए थे, किन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया, किन तकलीफ़ों से ये जूझे, और काफ़ी कुछ जो है वो आज हम रमेश जी से इन्हीं के बारे में जानेंगे। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मुझे अवसर मिला आपके इस पॉडकास्ट पर आने का और निश्चित रूप से अपने मन की बात को मैं आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया कि मेरी शुरुआत राजनीति में कैसे हुई, तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूं कि डायरेक्ट राजनीति से मेरा कोई बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बाल्यकाल से संघ का संसद होने के नाते और संघ की शाखाओं में जाते जाते समाज के लिए काम करना, हिंदू समाज के लिए काम करना, और इस प्रकार से जब लगातार काम करते करते आगे बढ़े तो एक परिस्थिति ऐसी आई कि जिस क्षेत्र में मैं रहता था, डेलीगेट और लौंगिया क्षेत्र में, उस क्षेत्र की कुछ तत्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि हमें अपनी विचारधारा को अगर जीवंत वहाँ रखना है तो कोई अपना व्यक्ति वहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। और तब उस समय जो हमारे सभी संगी साथी थे उन सब ने निर्णय किया कि मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। और वर्ष 2000 के अंदर जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से उस समय की तत्कालीन जो हमारे क्षेत्र की स्थिति थी, चाहे मैं राजनीतिक अगर स्थिति की बात करूं तो भी उस परिदृश्य, चूँकि वहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु रहते थे, और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक लंबे समय से जब कांग्रेस ने देश पर शासन किया तो वहाँ पर कहीं न कहीं जो कांग्रेस की स्वीकार्यता थी वो ज़्यादा थी। ऐसी परिस्थिति जब चुनाव लड़ना पड़ा था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे सभी साथी जब लगे और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ठाना तो उस लक्ष्य को भी हमने प्राप्त किया। मैं वर्ष 2000 में पहली बार पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर नगर निगम परिषद के अंदर पहुंचा। बीजेपी से आपने पहला चुनाव लड़ा था और वो एरिया सर 2000 के टाइम में बहुत ही एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि दरगाह बाजार ही उस एरिया में, उस क्षेत्र पे जुड़ा हुआ था। दरगाह बाजार, लाखन कुटड़ी जो पूरा हिस्सा था, ये बिल्कुल चूंकि टच वाला एरिया था और वहाँ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की थी वो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अनुकूल नहीं थे। लेकिन चूंकि पार्षद का चुनाव, जनप्रतिनिधि का चुनाव जो एक चुनाव होता है वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को लेकर के होता है, और उसके अंदर जब मैंने वहाँ पर चुनाव लड़ा तो मैं कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और जनता के आशीर्वाद से पहली बार मैं पार्षद बना। सन 2001 में आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, जीते। वर्ष 2000 अगस्त 2000 के अंदर मैं चुनाव लड़ा। और आरएसएस में आप इससे पहले निरंतर? जी, मैं कह सकता हूँ कि बाल्यकाल में मेरा जन्म 1975 में हुआ और केवल मात्र मैं कह सकता हूँ कि 12 साल की उम्र के अंदर ही मैं पहली बार संघ का संसद बना। वर्ष लगभग 85-86 के आसपास की बात है। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब घर के ठीक सामने ही सायम शाखा लगती थी, और सायम शाखा में धीरे धीरे जाना हुआ, प्रारंभ हुआ, वहाँ पर खेल प्रारंभ हुए। खेलते खेलते कब एक संघ के संस्कार जो है मेरे जीवन में प्रवेश कर गए, धीरे धीरे कह सकता हूँ कि उन संस्कारों का इतना असर हुआ कि आज एक जो मेरा जो कुछ भी व्यक्तित्व गढ़ा हुआ है उसके अंदर केवल और केवल संघ का ही एक बड़ी छाप मैं कहता हूँ। जी, जीवन में संघ से ही आए। जी, आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में रही है। हाँ जी। अभी आप हाल ही में जिला अध्यक्ष अजमेर के, लास्ट भी आप ही जिला अध्यक्ष थे। जी, लास्ट टाइम जब आप जिला अध्यक्ष थे तो सर जिला अध्यक्ष बनने का आपका जो डिसीजन था वो आपका था या पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो उसकी चिंता और उसको क्या दायित्व दिया जाए यह पार्टी ही तय करती है। व्यक्ति अपनी स्वयं की कितनी भी उसकी अपनी महत्वाकांक्षा हो, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी की दृष्टि और पार्टी की नज़र जो वरिष्ठ नेतृत्व की होती है वो हर कार्यकर्ता पर होती है, और हर काम करने वाले कार्यकर्ता को बराबर बारीकी से उसका आकलन किया जाता है और उसके अनुरूप, उसकी क्षमता के अनुरूप उसको जिम्मेदारी भी दी जाती है।
और मैं भी जो मेरे साथी हैं उन सबको यही कहता हूं कि सदैव आप जब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर केवल अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, आप मुख्य धारा में चलते रहिए। निश्चित रूप से पार्टी की नज़र आप पर है और अच्छे काम करने वाले हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान पार्टी देती है। क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम जब आप जिला अध्यक्ष बने थे जी। तब भजन लाल जी शर्मा आपके कार्यक्रम में आए थे। जी। तो भजन लाल जी के साथ आपके संबंध कैसे हैं राजनीति 12 मार्च 2023 की जब मेरी जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई और उसके बाद मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर चूंकि भजन लाल जी शर्मा उस समय प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे और ये मेरा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में मुझे शपथ ग्रहण कराने के लिए वो स्वयं पधारे थे, निश्चित रूप से प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करते हुए। और मैं चूंकि उस समय मेरे पास जिले के महामंत्री का दायित्व था और जिले के महामंत्री का दायित्व मेरे को 4 जिलाध्यक्षों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय डॉक्टर पी लाड़ा जी के साथ मुझे जिला महामंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ, माननीय अरविंद जी यादव के साथ मुझे अवसर प्राप्त हुआ, माननीय शिवशंकर जी हेड़ा के साथ मुझे अवसर प्राप्त हुआ और उससे पूर्व राशि सिंह जी रावत के साथ। तो इन 4 अध्यक्षों के साथ जब मैंने जिला महामंत्री के रूप में काम किया, जिला मंत्री के रूप में काम किया, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश में महामंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन चूंकि भजन लाल जी ने भी लंबे समय तक किया है, उनको भी लगभग 3 से 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो एक आत्मीयता उनसे थी, एक सीधा संपर्क उनसे था। और जब मैंने जिलाध्यक्ष की मेरी घोषणा हुई, मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरे को शपथ ग्रहण के लिए आप पधारें। उन्होंने सहज भाव से स्वीकार करते हुए उस कार्यक्रम में मेरा आया और आशीर्वाद दिया। वो जिला अध्यक्ष आपको बनाने का निर्णय वो कहीं एमएलए के चुनाव से 7 महीने पूर्व ही आया था। जी। वो कहीं इसलिए तो नहीं था कि आप एमएलए की दावेदारी ना करें अपने एरिया से? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी अपने बारे में किसी प्रकार की कोई ऐसी परिकल्पना नहीं की, निश्चित रूप से कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ये प्राप्त करना है। मेरा सदैव से शुरू से एक रहा कि अपना कर्म हम करते रहें और अगर हम कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक फल, मैंने कहा कि जैसे गीता का भी ज्ञान यही, गीता का सार भी यही है, फल अपने आप मिलता है। और निश्चित रूप से जब मैंने संगठन के अंदर लंबे समय तक काम किया तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अंदर मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ जिलाध्यक्ष का, तो मुझे बहुत सीखने को मिला। क्योंकि ठीक 7-8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव थे और उस चुनाव के दरमियान जिस प्रकार के अंदर संगठन को किस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए, संगठित करना चाहिए और किस प्रकार का, चूंकि राजनीति और चुनाव एक रणनीतिक कौशल का एक अपना आप में बड़ा पैमाना होता है, उसका अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो उस कार्यकाल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी, दोनों विधानसभा हमने जीत करके और जीत दर्ज कराई और जीत दर्ज कराने के साथ उसके अंदर मेरी पार्टी के परिवार का पूरा सहयोग रहा। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मन से उस के लिए काम किया, उस लक्ष्य के लिए काम किया और लक्ष्य को हमने हासिल भी किया। अभी तक रमेश सर आपका रोल मॉडल, आइडल कौन है? किसकी विचारधारा से आप प्रभावित होते हैं? इतना ऊर्जाजनक जो भाषण दे पाते हैं, काफी बार आप चर्चा में भी रहे हैं अपने बयानों के को लेकर। जी। आपका अभी तक रोल मॉडल कौन है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये अवसर जब प्राप्त हुआ तो मैं जब सबसे ज़्यादा मेरे राजनीतिक जीवन में प्रभावित हुआ हूँ वो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सुशोभित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन रहा, उससे मैं बहुत प्रभावित रहा। क्योंकि उनका जो जीवन था एक निष्कलंक था और अजात शत्रु के रूप में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। आप देखिए कि किस प्रकार से कितने भी राजनीतिक दल हो, उन सभी दलों के अंदर उनकी प्रतिष्ठिता एक अपने आप में बहुत बड़ा पैमाना रखती थी और सभी दलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। आज कोई भी राजनीतिक दल का ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके बारे में कहीं भी कोई किसी प्रकार की अनर्गल बात करे। तो ऐसा व्यक्तित्व और निश्चित रूप से एक कुशल वक्ता, मैं आज भी मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मैंने उनका कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और नया चौपड़ पर मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वर्ष 1992 के अंदर जब वो यहाँ पर आए थे, रात के 12:30 बजे भी वहाँ पर पब्लिक ने उनका इंतजार किया, उनको सुनने के लिए ललायत थी और पूरी चौपड़ भरी हुई थी। मतलब ऐसा एक नेता जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए जनता ललायत रहती हो, ऐसा व्यक्तित्व तो अपने आप स्वतः ही अपने आप आकर्षित करता है और उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली। चलती फिरती मैं कह सकता हूँ कि एक लाइब्रेरी के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लोगों के लिए थी कि उनसे जीवन के प्रत्येक क्षण से आपको कुछ सीखने को मिलता था, उनकी प्रत्येक बात से आपको कुछ सीखने को मिलता था। तो ऐसा विराट व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मेरे लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम किया। उसके बाद भी हम जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी के
अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जीवन अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित जीवन रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यदि बात करूँ स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर भी हमारे बीच में आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, इनका जीवन भी एक मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी जीवन है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे व्यक्तित्व का जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और कहीं ना कहीं उनको एक आदर्श के रूप में मैंने अपने जीवन में उतारा भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी, देवनानी जी, यहाँ से अपना रोल मॉडल आप इनको मानते गए, आगे बढ़ते गए। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है राजनीति में? क्या आप इनको रोल मॉडल इसलिए मान रहे हैं कि ये आपकी एक सीढ़ी बन जाए अपनी पॉलिटिक्स के करियर में? मैं आपको बता सकता हूँ कि माननीय अटल जी का जीवन के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो कि जब वो एक संघ के संसद थे, एक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया, और जब वर्ष 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, उस समय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक पुरुषों में से थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन जो समाज सेवा के लिए उन्होंने तय किया था, कहीं ना कहीं जब देश को आवश्यकता पड़ी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे लोगों को आना चाहिए, कि एक ऐसी विचारधारा का राजनीति में आना जरूरी है जो इस देश को कहीं ना कहीं सीधे सही दिशा में ले आ सके, तो उन्होंने अपना जीवन को राजनीतिक क्षेत्र की ओर डाइवर्ट किया। मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी जी की, वो भी संघ के प्रचारक रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी संघ के अंदर काम करते हुए माँ भारती की साधना के अंदर अपने आप को रत रखा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं वो भी राजनीति के अंदर प्रवृत्त हुए। और माननीय देवनाथ जी की अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि 2003 से पूर्व वो एक कॉलेज के अंदर एक प्राध्यापक प्रोफेसर थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, संघ के संसद के रूप में अपने जो दायित्व उनको विद्यार्थी परिषद में मिला हुआ था, उसके नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि राजनीतिक क्षेत्र में वो आएंगे, लेकिन वो आए, और जब आए तो एक अच्छा उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित भी किया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजनीति क्षेत्र में हम जब काम करते हैं, तो हमारी खुद की आकांक्षा कहीं महत्व नहीं रखती। हमें केवल और केवल अपना कर्म और कर्तव्य पथ पर हम लगातार यदि ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे, तो मैंने पूर्व में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप माननीय भजन लाल जी का उदाहरण देखिए, प्रदेश महामंत्री के रूप में और उससे पूर्व में कई विभिन्न दायित्वों पर संगठन का काम जब उन्होंने प्रामाणिकता के साथ किया, तो उन्हें भी कल्पना नहीं थी कि वो एक दिन इस राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन पार्टी की नजर उन पर थी, पार्टी के नेतृत्व की नजर उन पर थी, तो निश्चित रूप से उनको अवसर मिला। क्या बीजेपी में परिवारवाद होता है? मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाकी अन्य राजनीतिक दलों से प्राथमिकता रखती है। और अन्य राजनीतिक दल, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप बाकी बसपा की बात कीजिए, आप सपा की बात कीजिए, आप तृणमूल कांग्रेस की बात कीजिए, आप इन सब परिवारों को यदि आप देखेंगे, तो आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो मुलायम सिंह से शुरू होकर के उनके पूरे परिवार और कुनबे में समझ आती है। आप यदि बसपा की बात करेंगे तो काशीराम जी से लेकर के मायावती और मायावती के भतीजे और उनके साथ कहीं ना कहीं वो पार्टी निभा जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें कहीं परिवारवाद नहीं होता, वहाँ केवल और केवल कार्यकर्ता ही प्रधान होता है, और कार्यकर्ता को ही वहाँ प्राथमिकता दी जाती है। जिस कार्यकर्ता में जो क्षमता और योग्यता होती है, उसके अनुरूप उसको दायित्व मिलता है और आगे बढ़ाया जाता है। ये तो रही अपने एक जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, रोल मॉडल आपके कौन रहे? अगर रमेश जी सोनी अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, आरएसएस में नहीं जाते, तो अभी वो क्या कर रहे होते? देखिए, निश्चित रूप से ये तो अगर किस्मत में लिखा हुआ था, प्रभु ने अगर पूर्व में लिख दिया कि मुझे किसी क्षेत्र में जाना है, तो निश्चित रूप से उसने वो राह पकड़ा भी दी। यदि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आते, तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं एक कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होते या व्यापार करते होते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। था बचपन से कर्म में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, कर्म में पूरा विश्वास करता हूँ, और मेरा मानना है कि केवल कर्म प्रधान, ये देश भी हमारा कर्म प्रधान है, और ये कर्म के आधार पर ही आपको आपके जीवन में फल प्राप्त होते हैं। इसमें ये हमारे गीता का सार है, ये शास्त्रों में लिखा है, तो इसलिए इस बात को तो कोई भी नकार नहीं सकता कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति की जो है जीवन आगे बढ़ता है। अभी हाल ही में अजमेर में एक नियर अजमेर के विजयनगर में कांड हुआ सर जी, उसके लिए अभी मार्च के स्टार्टिंग में अपन ने अजमेर बंद, फिर काफ़ी प्रदर्शन। तो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उस ब्लैकमेल कांड पे? क्योंकि 1992 में भी सेम हुआ था, 32 साल बाद सेम रिपीट हुई है वो चीज़। देखिए, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उन पे? क्या कानून जो है कड़े कदम उठा रहा है अभी? देखिए, मैं बात करूंगा इन दोनों घटनाओं की। यदि मैं बात करूं वर्ष 1992 के अंदर जो अजमेर के अंदर ब्लैकमेल कांड हुआ, हमें ध्यान में आता है, और आप सब लोग भी इस बात से बिल्कुल विज्ञ हैं कि उस ब्लैकमेल कांड जो हुआ, उस समय जिन छात्राओं का देश शोषण किया गया,
उस पर लिप्त कौन थे। उसमें कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे वो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी, लेकिन वो जो कृत्य हुआ वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो उन्होंने केवल अपने ऐशो आराम मौज मस्ती के लिए वो उस कृत्य को किया और कड़ी से कड़ी जुड़ा करके अन्य छात्रों को भी इस प्रकार से उनका शोषण किया। तो निश्चित रूप से इस अजमेर की इस धरती पर एक बहुत बड़ा कलंक के रूप में वो वर्ष 1992 में साबित हुआ। और जो वर्तमान की विजयनगर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों में एक बहुत बड़ी भिन्नता है कि जो विजयनगर वाले ब्लैकमेल कांड की बात करूं तो ये केवल उन व्यक्तियों ने अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए इस कृत्य को नहीं किया। उनके दिमाग के अंदर एक माइंड सेट था। उनको जिस प्रकार से वर्तमान में इस देश में लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन की जो एक दुष्चक्र इस देश के अंदर चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर के उन युवकों ने किनके इशारों पर काम किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उस धर्म परिवर्तन और उस लव जिहाद को उनको मस्तिष्क में रख करके उनको आगे बढ़ाया गया। और जिस प्रकार से छात्राओं को फंसा करके और जिस प्रकार से उनसे बात की, उनकी न्यूड फोटो खींची गई, उनका शोषण किया गया और बाद में उन्हें इस बात के लिए जबरन दबाव डाला गया कि वो कहीं ना कहीं नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, रोजे रखें। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र था। तो इन दोनों में जो घटना है, दोनों घटना में कहीं ना कहीं शोषण तो हमारी मातृशक्ति का हुआ, अपमान भी हमारी मातृशक्ति का हुआ, एक कलंक भी हमारे इस समाज, सभ्य समाज पर लगा। लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी भिन्नता जिसे मैंने आपके सामने रखा है कि जो विजयनगर वाला ब्लैकमेल कांड है ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत, एक दुष्चक्र के तहत ये किया गया कृत्य है। और पूरे देश में वर्तमान में इस प्रकार की एक कह सकता हूँ कि जिहादी मानसिकता के लोग, अभी यूके में भी 1500 लोगों के साथ हुआ है। जी, इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि लव जिहाद का बिल्कुल फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग। 1500 लोगों की वो संख्या बहुत बड़ी संख्या। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार के दुष्कृत्य चक्र चला रखे हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो एक बड़ा लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से अपने धर्म की संख्या बढ़ाई जाए या बाकी अन्य धर्मों को किस प्रकार से दूषित किया जाए, कलंकित किया जाए, ये उनका एक दुष्चक्र जो चल रहा है। इससे पूरे देश के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जो ये विजयनगर के अंदर जो कांड हुआ, मैं कहना चाहूँगा हमारे समाज के जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, उनके माता पिताओं से भी मेरी एक अपील है, अनुरोध है कि कहीं ना कहीं इस पाश्चात्य की सभ्यता की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, वर्तमान में जिस प्रकार की जीवन शैली हुई है, ये निश्चित रूप से अपने आप को समय के साथ अपडेट करना एक बहुत बड़ी मांग है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने जो पुरातन संस्कार हमारी संस्कृति के हैं, कहीं ना कहीं उनको वापस से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक परिवार इकाई के अंदर कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से कुटुंब प्रबोधन का एक अभियान चला रहा है, उसकी महती आवश्यकता है कि हम हमारे बच्चों के बीच के अंदर बैठकर के बात करें, किस प्रकार से हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार के संस्कार हमें अपने बच्चों को देने हैं, ये समय की आवश्यकता है। और इस पर निश्चित रूप से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कारों से पुनर्जोड़ करके और हमें जो हमारी एक गौरवशाली हमारी संस्कृति रही है उसकी ओर हमें वापस प्रवृत्त होना पड़ेगा। अन्यथा जो मैं कह सकता हूँ कि जो जिस जिहादी मानसिकता के चलते दुष्कृत्य चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे लोग उससे प्रभावित होंगे। बहुत उम्दा विचार है सर आपका इस पे। एक आरएसएस की मानसिकता, आरएसएस बीजेपी, आरएसएस के निर्देशों पे बीजेपी चलती है, ऐसा तो लगता है? या बीजेपी में जो परिवारवाद नहीं होता है, पर आरएसएस ही एक बीजेपी का परिवार है और आरएसएस से जो आ रहा है वो बीजेपी में अच्छे पद पे जा रहा है। भजनलाल जी शर्मा पूर्व में आरएसएस में रहे। देखिए, आपको यहाँ निखिल जी समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जब सन 1925 में हुई, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जो कि प्रथम परम पूज्य सरसंघचालक इस हमारे संघ के रहे, उन्होंने जब इसकी स्थापना की थी तो निश्चित रूप से उनका एकमात्र उद्देश्य था कि इस संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम हमारे हिंदू समाज को पुनः संगठित करते हुए और मुख्य धारा में जोड़ना उनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा, अपने समाज को संगठित करने का उद्देश्य रहा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो आवश्यकता, जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले केवल एक संगठन के माध्यम से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ना और उनको संगठित करने का एकमात्र उद्देश्य रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय की आवश्यकता पड़ी तो प्रत्येक क्षेत्र में, फिर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वनवासियों के कल्याण की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के कल्याण की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात हो, ऐसे विभिन्न
जो है आनुषंगिक संगठन जो संघ के रहे, समय के साथ जब आवश्यकता पड़ी तो संघ ने अपने प्रचारकों को उन प्रत्येक संगठन के अंदर उस प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियत किया और उन्होंने उसको बढ़कर के काम को आगे बढ़ाया। तो आज ऐसे 52 प्रकल्प, 52 आनुषंगिक संगठन संघ के चल रहे हैं, उसमें से कि राजनीतिक क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी भी उसी का एक संगठन है। और ये आवश्यकता कब पड़ी कि जब इस देश के अंदर 1951 से पूर्व के जिस प्रकार से अब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम सरकार इस देश की बनी और उनकी जो नीतियाँ रही, कहीं ना कहीं उन नीतियों में जिस प्रकार का एक मैं कह सकता हूँ कि छुपा हुआ एक बड़ा षड्यंत्र था कि इस देश को किस प्रकार से जो विभाजन था, विभाजन उन्होंने किस प्रकार से करवाया वो हमने देखा। आज धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और उसके बाद भी इस देश को किस प्रकार से कहीं ना कहीं एक गर्त में धकेलने का जो एक षड्यंत्र था, उससे बचने के लिए और उस समय ऐसी आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा का उदय होना चाहिए जो कहीं ना कहीं केवल उसका उद्देश्य एकमात्र हो कि ये माँ भारती किस प्रकार से पुनः जो है विश्व के सांस्कृतिक सिंहासन पर वापस विराजमान हो। इस विचारधारा को लेकर के जनसंघ का उदय हुआ और उसमें काम करते करते अनेकों प्रचारक हमारे लगे। उसके बाद जब सन 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस प्रकार से बढ़ा और उस समय जब अटल जी ने कहा था कि अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, वो बात उन्होंने उस समय कही थी। और 2 से लेकर के आज जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा का ही मैं कह सकता हूँ कि परिणाम है जो संघ ने कहीं ना कहीं हमें दी है। क्या इन फ्यूचर में हम रमेश जी सोनी को जिला अध्यक्ष से हटके एमएलए की दावेदारी ठोकते हुए देख सकते हैं? मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा तो होगा ना सर। नहीं, देखिए हम निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मैंने कहा कि कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, मैं युवा कार्यकर्ताओं को कई बार कहता हूँ कि हमेशा धैर्य रखना चाहिए। राजनीति में यदि आपको काम करना है तो धैर्य आपका सबसे बड़ा कह सकता हूँ कि शस्त्र हो सकता है, हथियार हो सकता है। जहाँ आपने धैर्य खोया, आप धैर्य रख करके काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संगठन का काम करते रहिए, तो निश्चित रूप से मैंने जैसा बताया कि पार्टी और नेतृत्व निश्चित रूप से उसका परिणाम उस कार्यकर्ता को योग्य उसका प्रतिफल देते हैं। लेकिन आज मैं जब कई बार इस बात को लेकर चिंतित होता हूँ कि जब युवा राजनीति के अंदर आता है और राजनीति में जुड़ने के साथ ही उसको तुरंत जिस प्रकार की उसकी महत्वाकांक्षा या उसको जो चाहने की लालच होती है, एक आकांक्षा होती है, कहीं ना कहीं देख करके दुख होता है कि हमें संगठन के लिए काम करना चाहिए, विचार के लिए काम करना चाहिए और ये सब बाकी राजनीति सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा। वही मैंने बताया ना, आजकल सोशल मीडिया पर जिस देखिए नो डाउट सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का, हमारे विचार को जनता तक पहुंचाने का, लेकिन यदि मूल के अंदर बात करूंगा, मैं आधार के यदि मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो आपने काम जनता के बीच में किया है, अपने संगठन के लिए जो काम किया है, वही आपको अंतिम स्तर पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसी के बूते पर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने कार्य की बात करी, आप पार्षद भी रहे जी। पार्षद आप रहे थे 71 वार्ड से। मैं लगातार तीसरी बार पार्षद रहा हूँ। वर्ष 2000 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और 2000 के अंदर मैं पहली बार वार्ड नंबर जो हमारा उस समय 22 हुआ करता था, उस वार्ड नंबर 22 से मैं पहली बार पार्षद बनकर चुन करके आया। उसके बाद 2015 में मैंने फिर चुनाव लड़ा और उस बार वार्ड नंबर जो 11 हुआ करता था उससे मैंने चुनाव लड़ा और उससे भी पार्षद बनकर के मैंने 5 साल वहाँ जो हमारा परकोटा क्षेत्र का अंदर का अंदरूनी हिस्सा है, कैसे टीवी, नाला बाजार, खारीकुई, इस क्षेत्र से पार्षद रहा। और उसके बाद पुनः 2021 के अंदर तीसरी बार पार्षद चुनाव लड़ा, जब वर्तमान में वो वार्ड 71 से 71 से। मेरे इस सवाल का पूछने का ये मेन रीजन था कि जो आपके सामने जो एक लेडी चुनाव लड़ रही थी, उनके जो हस्बैंड है, आपको पता होगा कि मैं किस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। लेक व्यू जो अभी हाल ही में सरकार के नियमानुसार उसको तोड़ा गया है, तो सर उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सरकार का एक बहुत ज्यादा पैसा लगा था, इन्वेस्ट हुआ था, काफी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सरकार को मिल रहा था, क्योंकि वहां पे शुल्क लगे गए थे 7 वंडर पे। 7 वंडर को भी तोड़ा, लेक व्यू को भी तोड़ा, काफी वहां के जो एरिया के कैफेज है उनको भी बंद किया गया। तो ऐसा क्यों? वहां पे एक बिजनेस का या किसी व्यक्ति को या किसी के परिवार को वहां पे रोजगार मिल रहा था, इस पे आपकी क्या विचार है सर? देखिए निखिल जी, मेरा मानना है कि जो स्मार्ट सिटी के इन सारे कामों की आप बात कर रहे हैं और वर्तमान में जो उनका परिणाम जिस प्रकार से निकल करके आया है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिए हैं कि इस आना सागर के भराव क्षेत्र में और जो भी निर्माण हुए कहीं ना कहीं उनको तोड़ा जाए, और उन सब के अंदर ये 7 वंडर भी हैं, हमारी जो फूड कोर्ट था वो भी इसके अंदर दायरे में आता है, हमारा पाथवे जो बना हुआ है वो भी इसके दायरे में आता है। मेरा मानना है
कि सन 2015 में जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 2 शहरों को स्मार्ट सिटी की सौगात दी, एक वाराणसी और एक हमारा अजमेर शहर है, तो निश्चित रूप से अजमेर की जनता बड़ी आशान्वित थी। और हम भी चूंकि उस समय जनप्रतिनिधि के रूप में थे, पार्षद के रूप में थे, हम भी बड़े आशान्वित थे कि कहीं ना कहीं जो इतना लगभग 2000 करोड़ का जो एक बड़ा बजट आने वाला है उससे इस शहर की कायाकल्प होगी। और मैं बात कहूँ कि जब 2015 में इस स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई और उसके बाद चूंकि उस समय वर्ष 2015 से मैं पार्षद भी था, तो चूंकि इसके अंदर जो अंशदान है वो 50% अंशदान स्मार्ट सिटी के कोष का केंद्र सरकार का था, 30% जो उसका अंशदान है वो राज्य सरकार का था और बाकी 10% एडी और नगर निगम का अंशदान था। चूंकि नगर निगम के ट्रस्टी होने के नाते नगर निगम के अंदर जब हमारे साधारण सभा में इसकी वित्तीय स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव स्मार्ट सिटी का आया, तब हमने देखा कि उन स्मार्ट सिटी के उस प्रस्तावों के अंदर हमें ध्यान में आता कि एलिवेटेड रोड हमारा जो है वो हुआ करता था, जो वास्तव में कहीं ना कहीं यातायात के इस दबाव को और यातायात को सुगम बनाने के लिए बहुत आवश्यक था। और साथ ही उसके साथ जो 13 वार्डों के अंदर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट काम होने थे, उन 13 वार्डों का चिन्हीकरण किया गया था कि इन वार्डों के अंदर मूलभूत सुविधाएं, फिर चाहे वो सड़क हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे सीवरेज सिस्टम हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवा सुविधाओं का विस्तार उन 13 वार्डों में होना था। तो निश्चित रूप से हम बड़े आशान्वित थे कि कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना तभी सिद्ध हो पाती है, हम केवल 7 वंडर बना दें या टूरिस्ट पॉइंट बना दें, उससे कहीं भी हमारा शहर स्मार्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ। मैं वही आपको निवेश का जो कार्यकाल था वो बीजेपी का था सर। ना मैं निखिल जी उससे आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा षड्यंत्र क्या है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जनता को समझना पड़ेगा कि क्या गेम उस समय हुआ। तो मैंने जैसा आपको बताया कि साधारण सभा में जब ये प्रस्ताव आए तो उसके अंदर एलिवेटेड रोड था, 13 वार्डों में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के काम थे, आप हमारा जो एस्केप चैनल उसको कवर करके उस पर रोड बनने का था, ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव उस समय शामिल थे। हमें बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में शहर के अंदर कुछ आधारभूत काम होंगे, हमारे शहर के ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा, हमारे शहर के अंदर, मैंने उस समय साधारण सभा के अंदर अपनी बात भी रखी थी कि कहीं ना कहीं हमारे शहर के अंदर आज जो आए दिन सड़कों की खुदाई होती है उसके लिए कोई डक्ट लाइन डले, उस डक्ट लाइन से सारी, चाहे उसमें पाइपलाइन हो, चाहे जितनी भी केबल्स हो, चाहे फाइबर केबल्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक केबल हो, सब उसमें कहीं ना कहीं जाए। इवन उससे हमने कमाई का रास्ता भी बताया था सरकार को, प्रशासन को, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जब प्राइवेट जो ऑपरेटर्स अपनी केबल डालेंगे तो उससे हमको किराया भी मिलेगा। ऐसे हमने बहुत से सुझाव साधारण सभा के प्रस्ताव में लगे। लेकिन जब काम आगे बढ़ा, 2016 के अंदर स्मार्ट सिटी के काम धरातल पर आए, तब आप देखिए कि उन जो काम थे उन पर काम करना शुरू हुआ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये सारा जो टर्निंग पॉइंट आया, वो टर्निंग पॉइंट आया कि जब वर्ष 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो उससे पूर्व स्मार्ट सिटी के बोर्ड की लगभग 8 और 9 बैठक हुई थी, उन 8 और 9 बैठक तक कोई प्रस्ताव में फेरबदल नहीं किया गया था। वही जो प्रस्ताव हमारे समक्ष साधारण सभा में आए थे, वही प्रस्ताव उन बोर्ड मीटिंग में थे और उन पर काम होना प्रारंभ हुआ था। चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें तो उस पर काम हो चुका था, स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनके यूडीएच मिनिस्टर, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेताओं ने प्रशासन के साथ क्या सांठगांठ की, जो इस स्मार्ट सिटी बोर्ड की 10वीं और 11वीं बोर्ड मीटिंग हुई, उस बोर्ड मीटिंग में सारे प्रस्तावों को, अधिकांश प्रस्तावों को बदल दिया गया। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो काम होने थे वो कहीं ना कहीं खारिज कर दिए गए और उनकी जगह इस कंक्रीट का एक जंजाल खड़ा करने की इनके मंशा हो गई कि 7 वंडर बना दिए जाए, ऑफिसेज बना दिए जाए, कार्यालय बना दिए जाएं। तो ये जो एक बड़ी षड्यंत्र उस समय हुआ, मिली भगत करके सरकार के जो मंत्री और लोग थे, उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को अपने विश्वास में लेकर के वो सारे फेरबदल करवाए। और कहीं ना कहीं उस समय जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, माननीय वासुदेव जी देवनानी उस समय विधायक हुआ करते थे, अनिता जी बघेल उस समय विधायक हुआ करते थे, 5 वर्ष चुनाव जीतते बिल्कुल लगातार जीते आ रहे हैं। तो आप देखिए कि उनको भी, उनकी भी उपेक्षा की गई। उनको जो स्मार्ट सिटी की बोर्ड की मीटिंग थी, उस स्मार्ट सिटी की बोर्ड की मीटिंग में उनको निमंत्रित नहीं किया गया। उनके बिना सुझाव, उनके बिना विचार जाने और जो है स्मार्ट सिटी की सारी मीटिंगें हुई और एक तरफा निर्णय प्रशासन ने, अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते कर लिए और उनके चलते सारे जो प्रस्ताव थे ये सब परिवर्तित हुए। तो ये सब जो हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट के शासन काल में हुआ और उनके मिली भगत के चलते उनके कह सकता हूँ कि पैसे का दुरुपयोग और उस पैसे में बंदरबाट का एक बड़ा जो खेल चला, वो इस कांग्रेस गवर्नमेंट में अधिकारियों और नेताओं ने क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है?
या उनको बस हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा? देखिए इतना पैसा जो इन्वेस्ट हुआ वो खराब। देखिए जो भी है आज इस निश्चित रूप से इस बात का हमें भी बड़ा दुख होता है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा लगा ये जनता का पैसा है। अगर ये नहीं बनता तो फिर ये कहाँ बनता? सॉरी, बीजेपी की सरकार ने इस पे बिल पास कर दिया था कि इतना पैसे में 7 वंडर अजमेर में बनेगा। जी जगह यही थी उस टाइम। जी। इसके अलावा मेरे हिसाब से मैं फिर आपको बता रहा हूँ निखिल जी, आप इस बोर्ड की मीटिंग में उठा करके देखिए स्मार्ट सिटी की, ये सारे परिवर्तन हुए 2018 के बाद। पहले कहीं इसकी जगह क्या निर्धारित? 7 वंडर था ही नहीं। जब आप हमारे पास मूलभूत स्मार्ट सिटी का एजेंडा जो प्रस्ताव के अंदर आया था उसमें 7 वंडर का ही नहीं था। सर 2016 का एक न्यूज़पेपर का मेरे पास था, मैं जी लगा दूंगा इसमें। जी। उसमें 2016 में बीजेपी ने ही इस बिल को पारित किया था कि 7 वंडर अजमेर में आएगा। आप उस समय सिर्फ सुझाव दिए गए थे और सुझाव चूंकि कोटा के अंदर पहले बन चुका था। हाँ, वो कोटा को देखते हुए ही कोटा को देते हुए केवल सुझाव आए गए थे, प्रस्तावों के अंदर शामिल नहीं था। प्रस्तावों में शामिल ये 2000 मैंने कहा 10वीं और 11वीं बोर्ड मीटिंग के बाद आया। आप इसकी प्रोसीडिंग उठाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की। ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तित किए गए। उससे पहले केवल जनता से सुझाव मांगे गए। आप भी इस पे कंटिन्यू विरोध हो अपना बराबर, हमारे सारे विधायक और सांसदों ने मिलकर के कलेक्टर के सामने इस बात का विरोध किया, भरपूर विरोध किया। जो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोविड का इतना भयंकर महामारी चल रही उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया था स्मार्ट सिटी के इन सारे कामों को लेकर के। कहीं ना कहीं इन कामों के माध्यम से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात को रोकने के लिए हमने बात की, कलेक्टर साहब से बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हरदीप पुरी जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनसे हमने बात की, उनको को पत्र लिखा। लेकिन कह सकते हैं कि जो चूंकि उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और जिस प्रकार से कांग्रेस का काल मतलब कांग्रेस का राज एक कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों के लिए एक सबसे सुगम अवसर होता है जब कांग्रेस का शासन इस कहीं भी किसी प्रदेश में आता है। और वही हुआ, वही चित्रात हुआ। इन सब अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी की और मनमर्जी करते हुए अपने सारे फैसले बदले और उन्होंने केवल किस प्रकार से आज ये पाथवे जो बना हुआ है, इस पाथवे के अंदर अगर आप जी शेड्यूल उठाकर देखेंगे तो ये पाथवे पूरा पिलर पर बनना था और एक समानांतर बिल्कुल जैसे हमारी पुरानी चौपाटी है, आप देखिए बिल्कुल सड़क के सहारे बनी हुई है। हाँ। ये इसी प्रकार से बिल्कुल पैरेलल सड़क के सहारे बननी थी और पिलर पे बनी थी ताकि पानी का फ्लो आगे और पीछे दोनों तरफ जो इसका जो कह सकते हैं कि डूबत क्षेत्र है वहां तक भी इसका बहाव चलता रहे। लेकिन उन जी शेड्यूल को दरकिनार करते हुए एक बड़ा घोटाला इसके अंदर किया गया और इस आना सागर की मिट्टी खोद करके वहां पर भर्ती की गई और भर्ती करके उसके ऊपर पाथवे बनाया गया। एक आपने वॉल आपने क्रिएट कर दी, कहीं ना कहीं आना सागर का वो दायरा छोटा कर दिया, दायरे में जी कर दिया जी। अब इस पे क्या एक्शन हुआ होगा? अब देखिए ये चूंकि इस पर एक्शन तो माननीय न्यायालय के अंदर जो आदेश न्यायालय ने दिए हैं उसकी पालना के अंदर गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही है, लेकिन मुझे मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसके साथ न्याय होगा। जो गलत हुआ है, आना सागर का जो हमारा एक सुंदर स्वरूप आना सागर झील जो थी वो हमारे अजमेर की शान थी, कहीं ना कहीं उसके साथ एक जो बड़ा खिलवाड़ सरकार के नुमाइंदों ने किया, कहीं ना कहीं उस पर जो कोर्ट ने फैसला दिया उस पर वो अड़िग रहेगा और प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी जो गलतियां उन्होंने की उसको सुधारना पड़ेगा। बहुत अच्छा विचार है सर आपके इस पे। दरगाह के मैटर पे सर आपका क्या विचार है? क्योंकि बताया जा रहा है अभी कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर है, वहाँ पे शिव मंदिर होने के देखिए बताया जा रहा है कि वहाँ पे शिव मंदिर है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है वहाँ पे? इस भारत होगा की तो फिर क्या निर्णय होगा? मैंने कहा ना निखिल जी, इस भारत के इस लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ, स्वतंत्रता मिली हुई है और कोई भी व्यक्ति यदि किसी बात को रखता है तो निश्चित रूप से उसका अपना व्यक्तिगत मत होता है। अब जिस भी व्यक्ति ने इस बात को वहाँ पर रखा है निश्चित रूप से उनके पास कोई तथ्य होंगे, उनको उन्होंने पेश किया होगा और चूंकि न्यायालय के अंदर विचाराधीन है इसलिए इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कोई बात नहीं हुई इस मैटर को लेकर? नहीं, मेरी बात को लेकर पर्सनली कभी मिले हो आप उनसे? नहीं, मेरी इस मैटर में आपने बताया कि मेरी राम जरूर हुई, लेकिन मैंने कहा ना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के स्वतंत्र का अधिकार, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई तथ्य उन्होंने भी जुटाए होंगे उनके पास, जिस प्रकार से वो बताते हैं कि श्रीखंड शारदा जी के समय की कोई पुस्तक थी, उस पुस्तक में उसका हवाला दिया है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि इस देश के अंदर न्यायपालिका अपने सर्वोच्च स्थान पर है और जो भी न्यायालय को उसके अंदर जो तथ्य अगर उनको लगेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालय निर्णय देगा, वो सर्वमान्य होगा और हम सबको उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है क्या डिसीजन होगा? मैंने क्योंकि कहा आप काफी समय से पहला चुनाव आपने उस एरिया से बिल्कुल मैंने उस एरिया से जुड़ा है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि न्यायालय के अंदर चूंकि विचाराधीन है इसलिए मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं रहेगा।
मैंने जैसा बताया कि कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट अपने तथ्यों के आधार पर और उनके वहाँ के साक्ष्य के आधार पर जो भी निर्णय करेगा वो निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा उसको सभी संप्रदाय को, सभी धर्मों के लोगों को मानना भी चाहिए, उसका आदर भी करना चाहिए। अभी तक आपका कोई सपना जो राजनीतिक जीवन में अधूरा है, या जिससे आपको थोड़ा सा रिग्रेट होता कि अगर मैं ये नहीं करता, जिला अध्यक्ष की जगह अगर मैं इसकी दावेदारी करता किसी और पद की, तो वहाँ पे मेरे को अच्छा कुछ हासिल होता? मैंने कहा ना, अटल जी की वो कविता मुझे ध्यान आती है कि करते हुए पद पर चलते हुए जो मिला ये मिला, ये भी सही, जो मिला वो भी सही। तो निश्चित रूप से मैं कोई सपना अधूरा बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि सपने हमेशा आपके आप अगर आप लगातार अपना कर्म करते रहेंगे, अपने समर्पण भाव से यदि आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके सपने सभी पूरे होंगे। फिर चाहे आपने जो भी सपना देखा हो, बस केवल हमें सपनों को नहीं देखना, हमें उन सपनों को पूरे करने के लिए किस प्रकार से अपने ध्येय पथ पर चलना है। यदि ये हमारे मन में अंदर लक्षित होगा तो निश्चित रूप से हम उस बात को पूरा कर पाएंगे। पहले जब आप जिला अध्यक्ष बने, तब आपके जिला अध्यक्ष के टाइम पे जो कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं वो थे सतीश जी पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे माननीय। सतीश जी पूनिया पर आपके क्या विचार है सर? नहीं, सतीश जी पूनिया बहुत अच्छे नेता हैं, और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष का एक कार्यकाल रहा, बड़ा यशस्वी कार्यकाल रहा, क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार से उस समय जब हमको ध्यान में है कि विपक्ष की भूमिका के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे, तो एक अच्छे संघर्ष की गाथा उन्होंने उस समय लिखी, और आप पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो उन्होंने उस समय जो मेहनत की, संगठन को खड़ा किया, उसका परिणाम हमको बाद में लक्षित हुआ कि हमारी सरकार राजस्थान में बनी, काफी अच्छा बहुमत। फिर उनको हटा के सीपी जोशी जी देखिए ये सिर्फ दायित्व का हस्तांतरण है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सबसे बड़ी खासियत यही है, और जैसा मैंने बताया कि इसी कारण से बाकी अन्य सभी राजनीतिक दलों से पार्थक्य भारतीय जनता पार्टी लगती है कि यहाँ पर कोई जिसे मैं कह सकता हूँ कि पद नहीं होता, यहाँ केवल दायित्व का हस्तांतरण होता है। आज रमेश के पास है, कल उसका निखिल के पास वो दायित्व होगा, तो यहाँ बड़े सहज भाव से कार्यकर्ता को हस्तांतरण का दायित्व का हस्तांतरण किया था, और उसको कार्यकर्ता सहज रूप से स्वीकार करता है, और जब तक उसको जिम्मेदारी मिलती है वो अपने मनोयोग से काम भी करता है। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने एक बहुत अच्छा समय बिताया है जी। कोई ऐसा पल जब आप उनसे मिले हैं, हाँ, निश्चित रूप से जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? मैं निश्चित रूप से लगभग 3-4 बार उनसे मेरा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये सब मैं कह सकता हूँ कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद जब उनका 2 बार अजमेर आगमन हुआ, एक बार कायड़ के अंदर जो सभा थी उसके अंदर उनके साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य के अंदर हमने पुष्कर के अंदर भी जब अभी लोकसभा चुनाव थे तब भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी चुनाव के अंदर लगभग 2 बार हेलीपैड पर उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ ऐसी बातचीत? हाँ, उनको आप उनको निखिल जी, आप उनकी पर्सनैलिटी देखिए, किस प्रकार का एक महान व्यक्तित्व और किस प्रकार का तेज उनके चेहरे पर है, क्योंकि वो तेज है उनकी कर्म साधना का, और निश्चित रूप से एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति, जिस प्रकार से एक संयमित जीवन जी करके वो इस माँ भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा तेज उनके चेहरे पर और उनके व्यक्तित्व से झलकता है। और जब मेरी उनसे इस विषय के अंदर बातचीत हुई थी, जब हम एयरपोर्ट पर थे, और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव के बीच में ये पूछा कि आप की इस पूरे चुनाव के अंदर क्या रणनीति है, आप क्या चीज़ जनता के पास लेकर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई हमारे अन्य साथी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप मोदी जी आपने जो काम किया है वो हमने लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में आपकी स्वीकार्यता है, लोग आपको बहुत चाहते हैं। तब उन्होंने उस व्यक्ति को डांटा कि नहीं, मोदी को साथ में जनता के सामने मत लेके जाओ, मोदी ने जो काम किया है, जो जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार ने दी है, अंत्योदय की प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो जनता, जिस किसान के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए जो काम किया है, उसको आप कामों को जनता के बीच में लेकर जाओ, ये उन्होंने सीख उस चुनाव के चलते दी। तो मेरे आज भी स्मरण होती है कि उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप मोदी को सामने रखें, जब पूरा देश और पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा था, मोदी की लहर में, तब भी उन्होंने मोदी को सामने नहीं रखा, उन्होंने कहा कि आप सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाओ, ना कि पर्सनल संवाद हुआ उनसे? हाँ बिल्कुल, ये मैंने वही घटना मैंने आपको बताई जब उन्होंने उनसे व्यक्तिगत संवाद हुआ। योगी जी से आप मिल चुके? योगी जी के साथ भी हमारा कोई संवाद? योगी जी के साथ 2-3 सभाओं में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।
एक बार तो आज़ाद पार्क के अंदर जब सभा थी तब यहाँ पर वो पधारे थे, तब उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार किशनगढ़ के अंदर अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जब माननीय भागीरथ जी हमारे चुनाव लड़ रहे थे तब योगी जी के साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से योगी जी भी एक विराट व्यक्तित्व के धनी हैं और जिस प्रकार से निडरता और चिवटता उनके व्यक्तित्व में शामिल है, हम सब ने देखा कि वो उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और आतंकियों का एक साया हमेशा मंडराया करता था, आज वही उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बिना खौफ और बिना भय के वहाँ की जनता जिस प्रकार से जीवन यापन कर रही है और जिस प्रकार से योगी जी के इस शासन के अंदर कहीं न कहीं पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से विराट व्यक्तित्व, उनके साथ भी मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बातचीत के अंदर केवल अपने व्यक्तिगत बारे में उन्होंने जब पूछा और किस प्रकार से संगठन चल रहा है तो वो केवल चर्चा संगठन के बारे में उनसे हुई थी, बस संगठन के बारे में उनसे चर्चा हुई। क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि योगी जी का जो तरीका है जी, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला जाए, वही अभी विजयनगर में फॉलो किया जा रहा है। जी जी जी, तो कहीं ये सही है? देखिए, मेरा मानना निखिल जी कि भय बिन प्रीत न होई गुसाई, ये बात जो रामायण में लिखी हुई है, जिस प्रकार के जो ये कह सकता हूँ कि जिहादी मानसिकता के लोग या आतंकी मानसिकता के लोग या जो दुष्कर्मी मानसिकता के लोग हैं, वो बिना भय के उनका आप सुधार नहीं सकते। इसलिए ये आज नहीं कल पूरे देश के अंदर यदि आपको शासन करना है और इस देश को मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ाना, तो इस प्रकार का अपराधियों में भय आपको व्याप्त सरकार को करना ही पड़ेगा, तभी आप शासन कर पाएंगे। सर, कांग्रेस की स्थिति अभी आपके हिसाब से क्या है? मतलब वापस आ सकती है सत्ता में, या कांग्रेस पर आपके अभी क्या विचार है? हाल ही में जो सिचुएशन अभी देख रहे हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, इस बार भी चुनाव में दावे बहुत बड़े बड़े किए थे, काफ़ी जगह चेहरों का चेंजेस करना, काफ़ी बदलाव पार्टी ने किया, क्या वो बदलाव उनको इन फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है? देखिए निखिल जी, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मैं स्थानीय स्तर तक अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं, आप जब भी सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी वही अपना जनाधार बढ़ा पाएगी जो किसी विचारधारा पर आधारित पार्टी हो। आप केवल परिवारवाद पर यदि पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी, फिर हमने उन सब का हश्र देखा है, चाहे आज हम बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक परिवार के अंदर ही परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली यदि पार्टी का नेतृत्व तो रहेगा, तो उसमें कभी भी न तो नवीनता आ पाएगी, न ही वहाँ पर कोई इस प्रकार की विचारधारा को आप कार्यकर्ताओं को दे पाएंगे जिससे प्रेरित होकर के वो संगठन के लिए काम करें। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार, जैसे कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज उस स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है कि लगभग सभी राज्यों से कांग्रेस का मुझे नहीं लगता, राजस्थान में नहीं, काफी और कहीं और। मैंने कहा निखिल जी कि जब तक वो अपनी विचारधारा के अंदर परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि आज देखिए देश, क्या विचारधारा में परिवर्तन, देखिए देश, आज मैंने जिस प्रकार से कहा कि इस देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, समझदार हो गई है, आप इस देश की जनता को अब अधिक मूर्ख नहीं बना सकते। आप जब तुष्टीकरण की नीति करेंगे तो ये जनता आपको नकार देगी, आप जब भी किसी की वोट बैंक की राजनीति के लिए बात करेंगे ये जनता आपको नकार देगी। आज जनता को चाहिए कि वो राष्ट्र हित में किस प्रकार से अपना योगदान दे, ये जनता का खुद का मत है कि मैं किस प्रकार से अपना राष्ट्र में योगदान दूं। और जब ये चीज चलती है और जब उसको लगता है कि कोई पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात नहीं करती, कहीं ना कहीं हमारे जो गौरवशाली सनातन धर्म है उसकी बात नहीं करती या उसका बहिष्कार करती है, तो फिर ये जनता उसको बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगी। और यदि जब तक ये परिवर्तन अगर कांग्रेस में नहीं आया तो मान के चलना कि उनके अंदर नई, जिसे कह सकते हैं कि ऊर्जावान नई टीम भी आगे डेवलप नहीं हो पाएगी और जनता भी उसको कहीं ना कहीं मजबूत है। सचिन पायलट यूथ आइकन बने हैं जी, काफी समय से एक यूथ आइकन रहे हैं जी। अगर वो सीएम बनते अशोक गहलोत की जगह, जी, गहलोत साहब दिल्ली जाते सीएम के लिए उस समय, अगर पायलट साहब होते तो क्या देखिए निखिल जी, पाती या कांग्रेस ही कंटिन्यू कर पाती? जवाब आपने खुद ही दे दिया कि यदि होते, लेकिन कैसे होते,
कि जब पार्टी के अंदर पार्टी के दो प्रबुद्ध या प्रभुत्व रखने वाले नेता यदि उनकी एक मानसिकता भी एक नहीं है, उनकी विचारों के अंदर भी जब जिस प्रकार का मतभेद है या मतभेद के साथ मनभेद है या जिस प्रकार की उनके बीच में जिस प्रकार की घटना हुई, संवाद हुआ, जब हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अशोक गहलोत ने उनको नकारा, निकम्मा कहा, जब इस प्रकार का किसी का अपमान हुआ हो तो निश्चित रूप से दो नेता एक नहीं हो पाएंगे, तो फिर विजय तो बहुत दूर की बात है। और आपने खुद ने इसका जवाब दिया कि यदि वो मुख्यमंत्री होते, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थिति पूरी कांग्रेस की है। आप उठा करके देखिए पूरे राजस्थान से लेकर के और नीचे अगर आप गली मोहल्ले तक की बात करेंगे तो आपको ध्यान में आता है कि पिछला नगर निगम चुनाव किस प्रकार की बंदरबाट और किस प्रकार की उनकी आपसी फूट के कारण टिकट कहीं से किसी का प्रत्यक्ष ने मांगा, उसको टिकट सिंबल दे दिया दूसरे वार्ड से। जिस प्रकार से अंदर उसके जिस प्रकार से उनका मतभेद के चलते और जिस प्रकार का दृश्य पिछली बार देखने को मिला, जब तक ये दृश्य रहेगा मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, चाहे फिर वो राजस्थान स्तर की बात करें और वर्तमान में जिस प्रकार से देश माननीय मोदी जी के साथ विकसित भारत बनाने की ओर संकल्पबद्ध रूप से बढ़ रहा है और उसमें जिस प्रकार से सभी प्रदेश अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं, फिर चाहे मैं राजस्थान की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, मैं दिल्ली की बात करूँ, तो अब जिस प्रकार से देश की जनता का मनमानस बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस कोई कमबैक कहीं भी कर पाएगी। जी, अभी आपने बताया सर कि चुनाव जब हुए थे लास्ट टाइम नगर निगम के, वैसे ही सर चुनाव पार्षद के भी आने वाले जी। क्या माइंडसेट रहेगा सर, किसको पार्षद की दावेदारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केवल एकमात्र लक्ष्य है। अर्जुन को जिस प्रकार से मछली की आंख दिखाई दी थी, हमारा भी लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है और वो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हमने बहुत पहले से काम प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि विचारधारा पर आधारित पार्टी है। आज देखिए, जब कांग्रेस के अंदर आज पिछले 5 साल से, तो मेरे ख्याल से आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा, वहां पर लंबे समय से आज भी श्रीमान विजय जी जैन जो है वो निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो भी अभी 1 महीने पहले ही सूची में आया था। जी, वो भी मैं वही स्थिति बता रहा हूँ। वहाँ उसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जिला अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, यानी वर्ष 2022-23 से हमने बूथ स्तर पर जाकर के बूथ समितियां बनाने का काम और उसके बाद पन्ना प्रमुख बनाने का काम, यानी प्रत्येक वोटर लिस्ट के 60 जो मतदाता है, उन 60 मतदाताओं पर भी 2-2 कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, ये हमने तय करके और पूरी एक रचना बना रखी है। आप देखिए कि क्या हमारी तैयारी होगी, भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सोच क्या है, किस प्रकार से हमारी कार्य योजना बनती है और कार्य योजना पर समर्पित भाव से हमारे पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इसी संगठन शक्ति के आधार पर ही हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाला जो नगर निगम का बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और रही बात कार्यकर्ताओं के टिकट वितरण की, तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि जो योग्य कार्यकर्ता होगा, जो सक्षम कार्यकर्ता होगा, जिसने जनता के साथ अपना सामंजस्य बना करके रखा होगा, जनता के सुख दुख में जो शामिल होकर के जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, उस भूमिका में जिसने भी कार्यकर्ता ने काम किया होगा, उसके लिए कोई जाति धर्म संप्रदाय कहीं मायने रखता, केवल एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता यदि वो होगा तो पार्टी की भी तो नजर होगी ना सर, अपनी भी पेनी नजर आपने। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैंने कहा जब हमने इस स्तर पर संगठन रचना कर ली है तो निश्चित रूप से हर प्रत्येक वार्ड के अंदर जो 2-2, 3-3 अच्छे कार्यकर्ता हैं जो वास्तव में कहने के योग्य कार्यकर्ता पार्षद के रूप में आगे डेवलप हो सकते हैं, उनके बारे में हमने चिन्हीकरण प्रारंभ किया। हमारा पूरा संगठन इसमें लगा हुआ है। हमारे दोनों विधायक माननीय देवरानी साहब, आदरणीय अनिता जी, इस पूरे विषय पर ये दोनों ही संगठन के बहुत नज़दीकी और दोनों संगठन विज्ञ हमारे विधायक हैं। इसी प्रकार से भागीरथ जी जो चौधरी साहब भी किशनगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। तो इन सब नेतृत्व के आधार पर हमने कहीं ना कहीं एक रचना तय कर रखी है। उस रचना के माध्यम से एक अच्छे उम्मीदवारों का चयन होगा। वो अच्छे उम्मीदवारों के चयन के साथ संगठन पूरी ताकत के साथ एक रूपता रखते हुए जब चुनाव लड़ेगा तो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार नगर निगम चुनाव मिलने वाला है। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल होने वाला है। 1 वर्ड में सर मैं कुछ नाम लूँगा, अपने विचार सर 1-2 लाइन में आप उन पर व्यक्त कीजिएगा। पहला नाम है सर नरेंद्र मोदी जी। उनके नाम में अपने आप छुपा हुआ है नरेंद्र मोदी, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया या मार्क ऑफ डेवलपिंग इंडिया, यानी भारत, इस विकसित भारत के बढ़ते हुए इस देश की पहचान नरेंद्र मोदी है।
उनके नाम के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है, इसलिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी एक मैं कह सकता हूँ कि जिनको सत्ता विरासत में मिली है, अपने स्वयं की कोई संघर्ष नहीं, स्वयं की कोई पहचान नहीं, केवल पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक जिसे कह सकते हैं सत्ता हस्तांतरण हुई है, उसके नाते उनको चूंकि आज के अध्यक्ष का भी उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने का भी उनको दायित्व में लिखा है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया हो या जिसको विरासत के रूप में सत्ता मिलेगी, वो उसका जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो काम करता है। अमित शाह एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और बहुत ही विदुर और राजनीतिक कुशलता और चाणक्य नीति के जानकार हैं। देश में किस प्रकार साम दाम दंड भेद से और जो है लक्ष्य को पूरा करना है, माँ भारती को पुनः विश्वगुरु बनाना है, इस लक्ष्य पर काम करने वाले व्यक्ति हैं अमित शाह। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है जादूगर हैं, तो वो निश्चित रूप से अपनी जादूगरी का काम यदि करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि बाकी तो उनके पार्टी में उनके नेताओं से उनका कभी भी जो है मत एक नहीं हो पाया, हमेशा मत भिन्नता रही है। तो निश्चित रूप से वो जो उनके जिस नाम की उपमा उनको दी जाती है उसमें काम करके तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। प्रियंका वाड्रा भी जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी जी की तरह ही है, ठीक है, उन्होंने भी कोई संघर्ष से या कह सकता हूँ कि जमीन से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए उन्होंने कोई चीज़ हासिल नहीं की है। उनको भी विरासत में चीज़ मिली और जो विरासत में मिलेगी तो बहुत से उदाहरण हमारे पास इतिहास से हैं कि उनका फिर हश्र वही होता है। सीएम भजनलाल जी शर्मा निश्चित रूप से एक कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता और एक अच्छे श्रेष्ठ संगठन कौशल के जानकार और अब वर्तमान में एक विदुर राजनीतिक के चलते पूरे राजस्थान के प्रदेश की कमान संभाले हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने बहुत सहजता और बहुत ही जिसे कहते हैं रणनीति के तहत इस राजस्थान की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। रमेश जी सोनी, मैं स्वयं अपने बारे में क्या कहूँ, बस एक बात है कि कर्म प्रधान मानते हुए करते हुए पथ पर लगातार बढ़ने की एक जो इच्छा है और उस पर बस प्रभु से इतना ही हमेशा मांगता हूँ। रोजाना जब प्रार्थना करता हूँ, भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तो केवल इसी एक चीज़ को मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो उस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मेरे व्यक्तिगत जीवन पर या सार्वजनिक जीवन में मुझसे भगवान कोई ऐसी गलती नहीं कराए जिससे कहीं ना कहीं कोई मेरे चरित्र पर या मेरे संगठन के ऊपर कोई बात कभी आक्षेप लगे, इतनी शक्ति प्रभु दे। और लगातार काम करते करते जो है इस माँ भारती के लिए इस सेवा का जो पथ चुना है उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहूं और उसके बढ़ने की क्षमता माँ भारती मुझे प्रदान करे। रमेश जी सुनिए, ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी में यंग कार्यकर्ता को, या ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे लगे कि भाई रमेश जी सोनी का जो फीडबैक है, अपन इसको फीडबैक कह सकते हैं कि कुछ एक फीडबैक देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को, या अपना क्या विचार है जो? निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपको इस दौरान बताया, मैंने कहा कि देखिए जो भी नया कार्यकर्ता पार्टी के लिए जुड़ता है, सबसे पहले तो हमें स्पष्टता अपने मन मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक पद को प्राप्त करना है, दायित्व को प्राप्त करना है, तो फिर वो मेरे मायने में ठीक नहीं है। हमें पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है, उसके नाते एक कार्यकर्ता के नाते यदि हम काम कर रहे हैं तो फिर अपने मन प्रण और जिसे कहते हैं वाचा मनसा कर्मणा, इससे प्रेरित होकर के, इससे संकल्पित होकर के यदि हम अपने कर्तव्य पथ पर और जो हमारा उद्देश्य है कि ये हमारी भारत माता जो है जिस प्रकार से पुनः विश्वगुरु के रूप में संस्थापित हो, उस नाते यदि हम काम करेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अपने मैं कह सकता हूँ कि सभी प्रकार की जो चरित्र की जो है अपनी सार्थकता और पारदर्शिता यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल सार्वजनिक जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो बिंदु है वो यह है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से आप अपने चरित्र को जनता के समक्ष रख पाते हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी कि धैर्य एक ऐसी कसौटी है जिस पर कोई भी किसी भी कार्यकर्ता का यूँ कह सकते हैं कि परीक्षा ली जा सकती है। वो धैर्य व्यक्ति में जरूर होना चाहिए। धैर्य के साथ यदि आप जो है लगातार अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत अवसर है। और इस भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है
यथोचित उसके सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार पार्टी उसको काम भी देती है, उसको दायित्व भी देती है और मान सम्मान भी देती है। तो कार्यकर्ता को केवल अपना लक्ष्य को और उद्देश्य को मन मस्तिष्क में रख करके बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ बने रहें ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए।